हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन BCOC 132 के दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर आज हम सॉल्व करने वाले हैं। आपका क्वेश्चन पेपर कुछ ऐसा दिखता है, आपने देख ही लिया होगा पहले। ठीक है, ये दिसंबर 2023 का व्यावसायिक संगठन और प्रबंधन के बारे में अंतिम अंक, यानी कि आपके जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 100 मार्क्स का होता है। 3 घंटे मिलते हैं, 5 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होते हैं और ईच जो क्वेश्चन होता है आपका 20 मार्क्स का होता है। ठीक है, 20 नंबर का पहला क्वेश्चन था, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, 10 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये दोनों आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ये मैंडेटरी होंगे, दोनों आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, मैंने यहाँ पे करा रखे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, उद्योग का वर्गीकरण उदाहरण के साथ विस्तार से कीजिए। तो उद्योग का वर्गीकरण करना है हमें यहाँ पे, यानी कि जितने भी उद्योग होते हैं उनका वर्गीकरण करना है, साथ साथ में एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे देने हैं। तो मैंने क्या किया है, 2 प्रकार से इनको डिवाइड किया है उद्योग को। पहला होता है उद्योग जो कि स्वामित्व के आधार पे होता है, यानी कि मालिकाना हक जो होता है उसके आधार पे, ऑनरशिप के आधार पे होता है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है निजी से क्षेत्रों का। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर हम बात करते हैं, जैसे कि रिलायंस है और टाटा है, ये प्राइवेट है। ठीक है, ये कोई सरकारी नहीं है, ये प्राइवेट है। तो पहला हो गया निजी क्षेत्र। ठीक है, यानी कि स्वामित्व के आधार पे पहला होता है निजी, और दूसरा आता है सार्वजनिक क्षेत्र। ठीक है, यानी कि सरकारी या पब्लिक सेक्टर, BSNL और भी जो सरकारी संगठन होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। तीसरा आता है आपका संयुक्त क्षेत्र, यानी कि NGO, दोनों सरकारी और प्राइवेट, इसमें दोनों होते हैं। NGO में सभी होते हैं। ठीक है, उसके बाद सहकारी क्षेत्र, यानी कि हेल्पिंग सेक्टर कह सकते हो आप इसको, यानी कि भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड, यानी कि हेल्पिंग ग्रुप्स होते हैं, उसको कहते हैं हेल्पिंग सेक्टर या हेल्पिंग ग्रुप्स, जो भी आप कह लो। दूसरा जो विभाजन इसका होता है वो होता है वस्तु और सेवाओं के आधार पे। ठीक है, सर्विंग सेक्टर जो उद्योग है उनको हमने डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। एक होता है ऑनरशिप के आधार पे, मालिकाना हक के आधार पे, दूसरा होता है वस्तु और सेवाओं के आधार पे। इसमें क्या होता है, वस्तु और सेवा 2 चीज़ें आती है, बस 2 चीज़ों को याद रख के हम इसको करते हैं, यानी कि प्राथमिक, सेकंड और थर्ड। यानी कि प्राथमिक में क्या आते हैं, जो आपकी खाने की चीज़ें होती है। ठीक है, उद्योग यानी कि जो कृषि है, खनन है, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आते हैं, यानी कि हमारा जो खाना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दूसरा आता है हमारा ऑटोमोबाइल, कपड़ा, घर, ये सब इसके अंदर आते हैं। ठीक है, सेकंड और जो 3rd नंबर पे आता है वो आता है हमारा बैंकिंग, ट्रैवलिंग, एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, तो ये सेक्टर्स होते हैं अलग अलग, वस्तु और सेवाओं के आधार पे इसको डिवाइड करते हैं। 2 हमने जो है 3 पार्टों में इसको डिवाइड किया है यहाँ पे। और बाकी जो उद्योग का है हमने बात किया था वहाँ पे, उद्योग का वर्गीकरण हमने कर लिया, उनको एग्जाम्पल भी वहाँ पे हमने ऐड कर दी बीच बीच में। ठीक है, यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल ये रहे आपके रिलायंस, टाटा मोटर्स। ठीक है, जहाँ पे पॉसिबल हुआ मैंने वहाँ पे एग्जाम्पल्स ऐड किए हैं, जैसे कि ये भी रहा एग्जाम्पल एक और। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने एग्जाम्पल दिए हैं तो ताकि ये समझने में आसान रहे। ठीक है, ये रहा आपका, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था और वैसे भी, और ये आपको 2 पेज में लिखना होता है। ठीक है, मैंने 2 पेज में लिखा है। अगर आपको कम लगता है तो आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हो, और ठीक है मैंने कम किया है, आप और भी इसमें ऐड कर सकते हो टाइम बचाने के लिए आपका और मेरा। उसका सेकंड पार्ट जो है पहले क्वेश्चन का, वो है व्यापार में सहायक क्रियाओं के कार्य क्षेत्रों का उदाहरण के साथ विस्तार से वर्णन कीजिए। व्यापार यानी कि बिजनेस में जो सहायक प्रक्रिया होती है, यानी कि जो एक्टिविटीज़ होती है, जो हेल्पिंग एक्टिविटीज़ होती है, उनके कार्य क्षेत्रों का उदाहरण के साथ एक्सप्लेनेशन करने की बात कर रहा है। तो इसमें क्या है, वित्तीय और लेखन, यानी कि जो भी बिजनेस कर रहा होता है कोई भी व्यक्ति, जैसे कि आप हो, अगर आपका एक दुकान खोलोगे, कोई भी बिजनेस खोलोगे, तो वहाँ पे आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जो एक्टिविटी है जो आपके रेगुलर काम आने वाली है, जैसे कि वित्तीय लेखन, यानी कि जो भी आपकी फाइनेंशियल जो भी चीज़ें हो रही है, जैसे कि कुछ ले रहे हो, आप खरीद रहे हो या कुछ सेल कर रहे हो, तो उसमें से जो प्रॉफिट है, लॉस है, वो सब आप देखोगे तो वो इसके अंदर आता है। पेइंग टैक्स, ठीक है, और जो लोन वगैरह लेने का चक्कर है वो भी इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया पहली एक्टिविटी। सेकंड जो है मानव संसाधन, यानी कि भर्ती करना, एम्प्लॉय चाहिए होंगे ना आपको काम करने के लिए, और उनको एजुकेट करना, उनको शिक्षित करना। ठीक है, प्रशिक्षण देना, ये सब इसमें आएगा। उनकी सैलरी करना, मेंबरशिप मैनेजमेंट करना, सुरक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंधन करना, ये सब जो है मानव संसाधन जो होते हैं उसमें आता है। उसके बाद विपणन और बिक्री, यानी कि मार्केट रिसर्च करोगे आपकी क्या क्या मार्केट में डिमांड की जा रही है,
तो उसके आधार पे आप सेल करोगे, उसके लिए आप ऐड लगाओगे, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। ये इसके अंदर आएगी, ये एक्टिविटी हो गई जो कि आप करोगे रेगुलर। अगर आप एक व्यापारी हो, बिजनेस करोगे, तो उसमें ग्राहक सेवा यानी कि जो पब्लिक सर्विस है वो कैसी दोगे आप, ताकि आपके जो ग्राहक है आपसे भागे ना दूर, ठीक है, फ्यूचर में भी आपके साथ वो हमेशा बने रहे। तो उसके लिए आप जो भी काम है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्या क्या आप कर सकते हैं, ठीक है। ये भी कम लिखा है मैंने, ताकि यानी कि पॉइंट्स में लिखा है ताकि आप इजीली इसको समझ पाएँ। पांचवा जो है वो आपका आता है सूचना प्रौद्योगिकी, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क मार्केटिंग, डाटा सेफ्टी और गोपनीयता, यानी कि जो आपके कस्टमर्स हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन है आपको गुप्त रखनी पड़ेगी डेफिनेटली। तो ये आपका हो गया। इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि आपकी दुकान, मैंने आपको पहले बता दिया इसके बारे में, तो ये आप पढ़ लेना, ठीक है। ये आप लोगों के लिए मैंने लिखा है, ये भी आप एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है। बहुत ही सही एग्जाम्पल है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसमें आता है आपका वित्तीय चुनौतियों का प्रबंधन, कर्मचारियों का प्रबंधन, रचनात्मक प्रबंधन, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी, और ग्राहक सेवा, ये सब आप इसमें ऐड कर सकते हो। उसके अलावा सेकंड जो क्वेश्चन आता है आपका वो है नव परिवर्तन क्या है। नव परिवर्तन के प्रकार और प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। एक्टिविटी, ठीक है, प्रक्रिया, प्रोसेस और उसकी टाइप्स का वर्णन करने की बात कर रहा है। सबसे पहले आपको नव परिवर्तन बताना है क्या होता है। यहाँ पे मैंने बताया है कि भाई नव परिवर्तन मतलब नवाचार, या फिर इसको हम इनोवेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। इनोवेशन यानी कि कुछ नया, जैसे कि कोई भी चीज़ जो पहले से ही हो चुकी है उसको कुछ, उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड करना। जैसे कि हम बात करते हैं बल्ब की, तो पहले जो बल्ब थे वो पीले एकदम ना 100 वाट के हुआ करते थे, लेकिन आज के जो बल्ब है उनकी रोशनी बहुत अच्छी होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, और बहुत ही कम वाट में, यानी कि आपकी कम बिजली खर्च करके वो अच्छी आपको जो आउटपुट है रोशनी दे पाते हैं। तो इसी को जो हम इनोवेशन कहते हैं। मैंने यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। आपकी लैंग्वेज में, टेक्निकल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है ताकि आप समझ पाओ। मैंने जो बताया है वो एक नॉर्मल लैंग्वेज है, ताकि जो ना समझ पा रहा है वो भी समझ पाए। उसके बाद इसके जो प्रकार हैं वो मैंने यहाँ पे बता रखे हैं कि भाई वृद्धिशील नवाचार, यानी कि इसमें मौजूदा जो उत्पाद होता है, प्रक्रिया, सेवाओं में छोटे छोटे सुधार करना शामिल होता है। यानी कि जो भी आपके पास पहले से ही होता है, जैसे मैंने आपको बताया अभी बल्ब का एग्जाम्पल दिया, वो यहाँ पे आप बैठ सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे एग्जाम्पल लिखने की बात होती है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये कम मैंने लिखा है तो इसमें आप ऐड कर सकते हो, कुछ एग्जाम्पल ऐड कर लेने, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बीच बीच में। ये मैं बताने के लिए मैंने रखे हुए हैं ताकि यहाँ पे लिखने ना पड़े, ठीक है। इससे टाइम बचेगा हमारा भी आपका भी, तो दोनों का फ़ायदा होगा कि मुझे और भी एग्ज़ाम है तो वो भी करा रहा हूँ मैं, ठीक है। इसीलिए क्रांतिकारी नवाचार, यानी कि इसमें कुछ बिल्कुल नया बनाने की बात की जाती है। जैसे कि स्मार्टफोन जो है वो एक क्रांतिकारी नवाचार था। जब ये आया तो लोग कहते थे कि छोटा कंप्यूटर है, जो कि रियलिटी में है एक छोटा सा जो आप अपनी पॉकेट में कैरी कर सकते हो, एक छोटा सा कंप्यूटर आप इसको कह सकते हो, जिससे कि आप सारे काम दुनिया भर के जो भी होता है वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा फोकस के क्षेत्र के अनुसार ये अलग अलग विचारधारा है इसके बारे में, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना, ये एक अलग विचारधारा है नवीनता की डिग्री के अनुसार, ठीक है। और ये आपका एक और है फोकस के क्षेत्र के अनुसार। तो आप जो है ये अलग तरीके की विचारधारा है, इसके अकॉर्डिंग पढ़ लेना, आपकी बुक में भी होगा। उसके बाद इसकी प्रक्रिया की बात करते हैं। इसमें जो प्रोसेस होता है, इसमें आता है सबसे पहले विचार सर्जन, यानी कि आइडिया जनरेशन। दूसरा, यानी कि जब आइडिया डेवलप करते हो आप, तो वो यानी कि जब आप भी कोई भी चीज़ नहीं सोचते हो तो उसके बारे में बात करते हैं आप। जैसे कि कोई भी पंखे की बात करते हैं तो भाई आप सोचते हो कि पंखा चलता है, चलो ठीक है, इसमें कुछ नया ऐड करते हैं, कुछ नया लगाते हैं, कुछ इसको कुछ खूबसूरत बनाते हैं, ठीक है। तो आप इसमें इनोवेशन करोगे, कुछ नया लेके आओगे उसके अंदर, तो इसको हम बोलते हैं आइडिया जनरेशन। विचार का चयन करना, नहीं ये आपको कौन सा, आपने कुछ बहुत तरीके के आइडिया सोच लिए एक चीज़ के लिए, तो आपको उसमें से कोई बेस्ट निकालना है कि आपके लिए सबसे बेस्ट क्या होगा उस चीज़ के लिए, तो उसको हम बोलते हैं चूजिंग करना, ठीक है, विचार का चयन करना। विकास और प्रोटोटाइपिंग, यानी कि इस पे आपने विचार को मूर्त रूप देना, यानी कि उसको फिर रेडी करना होता है, ठीक है, एक लास्ट स्टेप। उसके बाद उसको लॉन्च करना होता है मार्केट में बनाने के बाद, और फिर उसको सेल करना है आपको, ठीक है। उसमें फिर बाद में कुछ कमियां होती है तो उसको आपको इनोवेट भी करना है, सुधार भी करना है उसके अंदर, ठीक है। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और भी है।
उसके अलावा सहकारी संगठन की व्याख्या कीजिए, सहकारी संगठन की विशेषता, लाभ, सीमाओं का वर्णन कीजिए। तो मैंने यहाँ पे जो है सहकारी संगठन एक्सप्लेन किया है पहले यहाँ पे, ठीक है, कि भाई ये होता क्या है, क्या। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसकी विशेषता बताई हैं, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। स्वैच्छिक संगठन, लोकतांत्रिक नियंत्रण, सहयोगात्मक लाभ होता है इसमें, और सामान्य उद्देश्य होते हैं सबके, यानी कि जो भी सहकारी या सहकारी संगठन होते हैं वो किस तरीके से हेल्पिंग, एक इसको आप ग्रुप कह सकते हो या ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, वो होते हैं। इसके मैंने यहाँ पे सीमाएं और जो लाभ है वो मैंने लिख रखे हैं, लाभ यहाँ पर है, सीमा यहाँ पर है। आपको ज़रूरत नहीं है ऐसे लिखने की, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है कि इसके कितने लाभ और कितनी सीमाएं हैं, ताकि आप इजीली इसको समझ पाएँ और आपको ये एक्सप्लेन करना है एग्जाम में, ठीक है। 4 पेजेस आपको लिखने पड़ेंगे एग्जाम में, इसको एक्सप्लेन करते समय आप इजीली 4 पेज तक पहुंच पाएंगे। हाँ, अगर कम पड़ता है फिर भी तो आप एक काम और कर सकते हैं, आप शुरुआत में मैंने जो लिखा हुआ है, जैसे कि ये आपका एक इंट्रो हो गया, ठीक है, ये आपका एक इंट्रो हो जाता है। मैंने यहाँ पे आपको इंट्रो डालना नहीं है कि आप इंट्रो लिख रहे हो, फिर बाद में जो लास्ट का जो इसका है यहाँ पे आप इसको निष्कर्ष यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। निष्कर्ष यानी कि इसको हम इंग्लिश में कंक्लूजन भी कहते हैं, तो ये भी आप जो है लास्ट में कर सकते हो, सही रहेगा, आपका पेज भर जाता है और आपके जो आंसर है एकदम कंप्लीट लगता है। 4th जो क्वेश्चन है वो आता है आपका, संगठन क्या है, संगठनात्मक ढांचे के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में पूछा, सबसे पहले आपको संगठन क्या होता है इसके बारे में बताना है। तो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि संगठन क्या है, इसके एग्जांपल दिए हुए, कंपनी हो सकती है, एनजीओ हो सकता है, सरकारी विभाग हो सकता है, कोई क्लब हो सकता है, ठीक है, राजनीतिक दल हो सकता है, ये सारे संगठन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इजीली आप इसको देख सकते हो, ये संगठन है जितने भी, इसको आप संगठन कह सकते हैं। और इसके ढांचे के विभिन्न प्रकार के बारे में पूछ रहा है, यानी कि इसके टाइप्स पूछ रहा है। तो मैंने यहाँ पे बता रखा है भाई, रेखाई ढांचा होता है, कार्यात्मक ढांचा होता है एक, और मैट्रिक ढांचा होता है। रेखाई ढांचा मतलब इसमें जो कर्मचारी होते हैं वो अपने वरिष्ठ जो अधिकारी होते हैं, यानी कि जो बॉस होते हैं, उसको सारी रिपोर्ट देते हैं। कि किसी ऑफिस में आप जाते हो या आप जाओगे फ्यूचर में काम करोगे तो वहाँ पे ऐसे ही होता है, आप एक एम्प्लॉय बन के जाओगे वहाँ पे, तो आपके जो बॉस होंगे आपको जो भी रिपोर्ट होती है वो वहाँ पे देनी होती है। ये बहुत ही पुराना तरीका है, कोई नया नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि एक बहुत ही पारंपरिक तरीका है जो कि हमेशा आप इसको देखते हो, ऐसा होता ही है। दूसरा आता है आपका कार्यात्मक ढांचा, संगठनों को विभिन्न कार्यों के अनुसार विभागों में बांटा जाता है, यानी कि जो ग्रुप्स होते हैं उनको अलग तरीके से उनके अलग जो स्किल्स होते हैं उनके आधार पर उनको डिवाइड करते हैं, ठीक है। कार्यात्मक ढांचा इसको कह सकते हैं। मैट्रिक ढांचा मतलब इसमें कर्मचारियों को 2 या 2 से ज़्यादा प्रबंधनों को रिपोर्ट करता है, यानी कि इसमें जो बॉस होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं, ठीक है, एक कोई नहीं होता, वहाँ पे एक से ज़्यादा लोग होते हैं। जैसे सरकारी काम देखते हो आप, तो वहाँ पे जो साइन करवाते हो ना, आप किसी भी काम करोगे, आप काम कराने जाओगे गवर्नमेंट ऑफिस में, तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि ये ही होता है। कोई आपको कोई एक काम कराना है तो वहाँ पे पहले तो आप किसी से साइन करवा रहे हो, फिर बोलता है कि इसको वहाँ लेके जाओ, उससे भी कराओ, फिर उससे भी कराओ। तो ये क्या होता है, एक काम कराने के लिए आपको दुनिया भर के लोगों के पास जाना पड़ता है, इसी को बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, मैट्रिक ढांचा, ठीक है। उसके बाद प्रभागीकरण ढांचा, इसमें क्या होता है, इस स्ट्रक्चर में संगठन को उत्पादों, बाजार या जो बहुत भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार विभाजित किया जाता है, यानी कि जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम अलग अलग तरीके से, वहाँ का जो संगठन होता है, ग्रुप्स होते हैं, वहाँ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी जो मार्केट होती है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे चीज़ों को जो हम डिवाइड करते हैं, फिर उसको सेल करते हैं। उसके बाद आता है निरंकुश ढांचा, इसमें क्या आता है, इसमें सारा अधिकार शीर्ष पर होता है, यानी कि केंद्रीकृत होता है, यानी कि जितने भी इसमें जो राइट्स होते हैं वो किसी एक व्यक्ति के पास होते हैं, ठीक है। पावर सिर्फ एक व्यक्ति के पास होती है, जैसे कि कोई बॉस होता है किसी कंपनी का, तो वो वही है, अगर उसने पास कर दे तो ठीक है, अदरवाइज वो फेल है, ठीक है। तो इस तरीके से काम चलता है। सहभागितात्मक ढांचा, इसमें क्या होता है, इस स्ट्रक्चर में एम्प्लॉई को भी डिसीजन मेकिंग में शामिल किया जाता है। तो ये एक तरीके की नई टेक्निक है, ठीक है, इसको आप देख सकते हो कि ये एक प्रकार का नया जो है काम करने का तरीका है, जिसमें कि जो कर्मचारी होते हैं उनसे भी उनकी जो राय होती है वो मांगी जाती है, ठीक है। तो इसके अलावा भी कुछ है क्या, नहीं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। ये आपका
पहला पार्ट है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके मुझे बता देना कि आपको और चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा। अगर आपने समय से पहले बता दिया मुझे तो मैं ले आऊँगा और वीडियोस, अदरवाइज़ नहीं ला पाऊँगा। ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो कि एग्ज़ाम से सिर्फ 2 घंटे पहले या उस दिन जिस दिन एग्ज़ाम होता है उस दिन मुझे बताएंगे या रात को बताएंगे, तो दिक्कत होती है, फिर मैं नहीं बता पाऊँगा या फिर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं भी रोबोट नहीं हूँ, मुझे भी लिखने में टाइम लगता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के थैंक यू सो मच, बाय बाय।